हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम 2019 के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। इसमें पूछ रखा है, इन ए गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर्स बिकॉज कि कुछ स्टेट में पॉवर्टी लाइन हायर होती है, कुछ में लोअर होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इसके ऊपर डिपेंड करती है और एक फिक्स्ड रेट नहीं होती कि पॉवर्टी रेट ये फिक्स है। तो एक तरीके से पॉवर्टी लाइन क्या है? मिनिमम कंजम्पशन है, एक जो रिक्वायर्ड होता है कि एक बेसिक लिविंग के लिए मिनिमम कंजम्पशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी रेट बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए पॉवर्टी लाइन बोल रखा है, तो पॉवर्टी लाइन किसका रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉवर्टी रेट होता है। तो ये क्या है? कोज नहीं है, ये तो क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो कोज नहीं है तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। दूसरा है प्राइस लेवल वरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिल्कुल सेकेंड वाला बात बिल्कुल सही है कि जो प्राइस लेवल की वजह से ही क्या होता है, कंजम्पशन बास्केट में का ओवरऑल जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो प्राइस लेवल चेंज होने से क्या होता है कि फूड प्राइस डिफ़र करती है, हाउसिंग डिफ़र करती है, ठीक है, और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो बिल्कुल रहता ही है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी रेट भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट बोल रखा है कि ग्रोस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये तो क्या है? एक तरीके से इनकम डिफरेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो इनकम डिफरेंस तो पॉवर्टी रेट नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखिए वरी करता है, लेकिन क्या ये एक मेथडोलॉजिकल बेसिस है? नहीं, ये बेसिकली क्या है, पॉलिसी फैक्टर पे डिपेंड करता है या पॉलिसी फैक्टर है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वो वेरी कर सकता है, लेकिन इससे पॉवर्टी रेट डिटरमाइन या पॉवर्टी लाइन्स डिटरमाइन नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर। देखिए राइस का एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया बिल्कुल राइस का एक मेजर एक्सपोर्टर है। तो हम जो दोनों वैरायटी है, अगर हम बासमती राइस की बात करें या जो नॉन बासमती राइस है, उन दोनों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। बासमती राइस हम जो प्रीमियम मार्केट है वहाँ पर बेचते हैं, और जो नॉन बासमती है वो जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं या फिर जो एशिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनमें देखिए इंडिया के अलावा अगर हम कोई मेजर एक्सपोर्टर और देखते हैं तो वियतनाम बिल्कुल राइस का एक्सपोर्ट करता है। तो वियतनाम एक और मेजर एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया से कम है। बाकी चाइना मोस्टली कंजम्पशन ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा राइस का नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाई गवर्नमेंट एंटिटीज। क्या गवर्नमेंट एंटिटीज ज़्यादातर एक्सटर्नल डेट को ओ करती हैं? तो नहीं, बेसिकली जो मेजर शेयर होता है वो कौन है? जो भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जैसे कॉरपोरेट्स हो गए या फिर बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं? मेजर शेयर ओ करते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। तो इंडिया का जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है वो प्राइवेटली डोमिनेटेड है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। देखिए बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हो ही नहीं सकता कि सिर्फ हम यूएस डॉलर में ही डील करेंगे। तो ये बात सही है कि जो यूएस डॉलर में हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी शेयर है हमारा। ठीक है, लेकिन यूएस डॉलर के अलावा जैसे यूरो हो गया, ठीक है, जापानीज येन हो गया, या फिर आपका एसडीआर वगैरह, इन सब में भी हम डील करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा भी गलत है, तो नाइदर वन नो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। की कमर्शियल बैंक में कौन से एसेट्स नहीं है? देखिए एडवांसेज, पहले तो ये देख लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट से या तो बैंक क्या कर रहा होता है, अर्न फ्रॉम, या फिर बैंक उसको ओन कर रहा होता है। और लाइबिलिटी क्या होता है? इसमें मोस्टली बैंक क्या कर रहा होता है, वाट बैंक ओज, कि ऐसी चीज़ जो लौटानी है वापस। देखिए अब एडवांसेज हैं, तो एडवांसेज तो बैंक ने क्या है, किसी को दिए हैं, तो इस पर क्या है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा होगा।
ठीक है। तो बैंक बिल्कुल इस ये क्या है, बैंक के लिए एसेट है। तो ये तो नोट एसेट तो नहीं है, ये बेसिकली क्या है, अपने को लाइबिलिटी देखनी है। देखो डिपॉजिट्स हैं, ये बेसिकली क्या है, लोगों ने डिपॉजिट किया है तो लोग वापस मांगेंगे, तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, कस्टमर के हैं। तो ये तो क्या हो रहा है, एक तरीके से बैंक ओव कर रहा है। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है कि डिपॉजिट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जीसेक में, या फिर जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल एसेट है, तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ऐसी बात है कि जो शॉर्ट नोटिस पे क्या है, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लैंडिंग की है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग बाय बैंक है ये। तो ये वाला भी क्या है, अगर लोन दे रहा है बैंक तो वो क्या है, एसेट है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें बी वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर या कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ए करेंसी क्राइसिस, कि करेंसी क्राइसिस का जो रिस्क है वो कौन सी फैक्टर्स कम करेंगे। तो देखिए पहला है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। देखिए इससे क्या होगा, आईटी जो एक्सपोर्ट होंगे उससे जो यूएसडी है या जो भी फॉरेन करेंसी है उसका इनफ्लो होगा, और उससे क्या होगा, जो बीओपी है वो स्ट्रेंथन होगा, और उससे क्या होगा, अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक तरीके से क्या करेगा, अपनी जो करेंसी रिस्क है उसको कम करेगा। तो पहला तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या हो सकता है कि ये एक या तो अपनी क्या कर दें, इम्पोर्ट्स को इंक्रीज कर दे, या फिर क्या हो सकता है, फिजिकल जो डेफिसिट है वो इंक्रीज कर दे। तो कहीं से भी ये ये कर रहा है क्या कि भाई स्कीम पे खर्चा हो गया या इंपोर्ट पे खर्चा हो गया, ये अपने फॉरेक्स के इनफ्लो को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। तीसरा बोल रहा है रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन अब्रोड। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई डायरेक्टली अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो इससे तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व वो बढ़ेगा, और इससे क्या हो जाएगी, जो करेंसी क्राइसिस है वो रिड्यूस होगा। तो लार्जेस्ट सोर्स भी बेसिकली फॉरेक्स इनफ्लो का क्या है, रेमिटेंस ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी, कि गवर्नर के बारे में बोल रखा है कि शुड बी एन एमिनेंट पर्सन। ठीक है, एमिनेंट होना चाहिए पहला तो, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, दूसरी कंडीशन, एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर, डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स से डिटैच होना चाहिए, पॉलिटिक्स में ज़्यादा पार्ट ना हो। तो ऐसा किस बॉडी ने सजेस्ट किया था, ये बोल रहा है। तो ये सर्टेन कंडीशन दे रखी है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो गवर्नर की जो पोस्ट है उसकी इम्पार्शियलिटी, ठीक है, ये रहनी चाहिए। तो इस इम्पार्शियलिटी को बढ़ाने के रिगार्डिंग किसने रिकमेंडेशन दी है, तो बेसिकली ये जो सरकारिया कमीशन आया था उसमें बोला गया था कि जो स्पेसिफिकली जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में रिकमेंडेशन दी थी। साथ ही जो फेडरलिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे गवर्नर की जो स्पेसिफिक पोस्ट है या पोजीशन है उसके रिगार्डिंग भी सरकारिया कमीशन ने ये जो ऊपर सर्टेन कंडीशंस दे रखी हैं या जो स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं वो सजेस्ट की थी। अब एक बार देख लेते हैं जो बाकी ऑप्शन है उनको, कि फर्स्ट एआरसी, तो फर्स्ट एआरसी कब आया था, 1966 में। तो इसमें क्या था कि ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था के रिगार्डिंग इन्होंने मोस्टली, इसमें क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी थी। तो ये नॉट स्पेसिफिक टू गवर्नर बोल सकते हैं, कि स्पेसिफिकली ऐसा नहीं था कि गवर्नर के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं होगा। सेकंड है राजमन्नार कमेटी, ये किसने सेटअप की थी, ये जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सेटअप की थी। और बेसिकली इसमें क्या, इन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी की ज़्यादा बात करी थी। तो यहाँ भी ये कह देना कि डायरेक्टली जो गवर्नर की पोजीशन है उसके बारे में कमेंट किया, तो वो इतने स्पेसिफिक कमेंट नहीं थे। ऐसे ही जो नेशनल जो NCRWC है 2000 में आया था, तो ये एक लेटर बॉडी थी, लेकिन ये भी कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इसने भी गवर्नर के रिगार्डिंग नहीं दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआईज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स। कि कुछ जो फॉरेन, अगर कोई फॉरेन का बंदा है, ठीक है, ये ए पर्सन है जो फॉरेन में रह रहा है, तो ये चाहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें ये इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो इसको क्या क्या है, ये चाहता है कि ये रजिस्टर भी ना करे और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में है वहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकता है, ये कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड एफपीआई है उनको अप्रोच कर सकता है और उन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो वो क्या दे देंगे, इसको पी नोट्स दे देंगे और जो रजिस्टर्ड एफपीआईज हैं इनके थ्रू इंडिया में ये इन्वेस्ट कर लेगा। तो बोल रहे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जा सकता है, तो बिल्कुल पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। ये होता भी यही है कि आपको अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन रजिस्टर नहीं करना है, तो जो रजिस्टर्ड एफपीआई है उनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये बेसिकली बैंक से इशू करते हैं और जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर है, ये भी क्या है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये भी अनसिक्योर्ड होता है। और बेसिकली जो कमर्शियल या कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं वो यूज़ करती हैं इसको। और प्रोमिसनरी नोट है, ये भी क्या है, बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका भी कोई एज सच जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे, डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वॉज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो देखिए, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था उसमें किस पे फोकस था, जो इंडस्ट्रियल, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर फोकस था, और जो अपना इंडस्ट्रियल बेस है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस था। तो इसको और क्या बोलते हैं, महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्री थी, जैसे स्टील हो गई या फिर मशीनरी हो गई, तो इनमें जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल बेस की बात करी गई थी। तो पहला तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है, द फोर्थ 5 ईयर प्लान अडोप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको करेक्ट करने की बात करी गई थी, यानी एक तरीके से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इसकी बात करी गई थी। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल जो फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था अपना 1969 टू 74। और इसमें क्या थे अपने एजेंडा, मोस्टली एक तो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन या इनइक्वलिटी रिडक्शन की बात हुई थी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी को क्या करना था, कम करना था, रिड्यूस करना था। तो बिल्कुल सही बात है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको भी रिड्यूस करना था, तो दूसरे वाला सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। क्या ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ था, इमरजेंसी के टाइम था ये, ठीक है। तो क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ था इसमें फाइनेंशियल सेक्टर? तो देखो, इंडिया में एक्चुअल में जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है वो कब हो गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 के अराउंड हो गया था। इवन जो क्रेडिट वगैरह था उसमें भी जो भी क्रेडिट प्लानिंग है वो भी ऑलरेडी जो प्लानिंग थी उसका हिस्सा था। तो ये कह पाना कि ये फर्स्ट टाइम था, ये तो गलत बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले के जो 5 ईयर प्लान थे उसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया गया था एज एन इंटीग्रल पार्ट। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 and 2 वुड बी करेक्ट आंसर, तो ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में पूछ रखा है। तो बोल रहा है AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कितने थे, 57 तो फाउंडिंग मेंबर थे और अभी
100+ मेंबर हैं इसके, तो पहला तो सही है। इंडिया इज़ लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, तो इंडिया नहीं है, कौन है? चाइना इसमें लार्जेस्ट शेयर रखता है, ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, नहीं ऐसा नहीं है, एशिया के अलावा जो नॉन एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, तो ये सब भी क्या हैं, इसके मेंबर हैं। तो ये कह पाना कि जो नॉन एशियन मेंबर है वो इसके नॉन आउटसाइड एशिया से मेंबर नहीं है, ये बात गलत है। तो पहला सही है, इसमें ए वुड बी करेक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में, और जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है इसमें शेयर होल्डिंग के हिसाब से? सेकंड। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक एंड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इंटर क्रेडिटर बैंक जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है कि एक अगर कोई बोरोवर है वो मल्टीपल लेंडर्स हैं उनसे उसने बोरो कर लिया है, तो ऐसे में जो मल्टीपल लेंडर्स हैं वो एक साथ आएंगे और एक एग्रीमेंट कर लेंगे ताकि जो फास्टर रिजोल्यूशन हो सके। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिजोल्यूशन किया जाता है, जो भी कोऑर्डिनेटेड रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट्स, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, नहीं ऐसा नहीं है, ये बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल एंटिटीज से रिलेटेड होता है, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक डेफिसिट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो बोल रहा है वो है टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या ये एक तरीके से फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्या कोई फंडिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं? तो नहीं, ये फंडिंग या फाइनेंसिंग है, उससे भी रिलेटेड नहीं है। टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़, क्या रेगुलेटर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, रेगुलेटर तो RBI हो गया या ऐसे जो बाकी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है वो करते हैं, तो इसमें ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये भी गलत है। टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लैंडिंग, तो बिल्कुल सही बात है कि 50 करोड़ से ऊपर के जो लोन्स हैं, जो मल्टीपल जो लेंडर्स हैं उन्होंने दे रखे हैं, तो वो क्या करेंगे? फास्टर रिजोल्यूशन करेंगे इसमें, तो इसमें डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय, तो इसके लिए एक जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये बॉडी आई थी, और ये कब 2016 में ऑटोनोमस बॉडी थी जिसको सेटअप किया गया था, और ये जो जितने भी चेयरमैन हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो MDs हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए बैंक्स में, या फिर जो CEO है वो PSBs, तो इनके जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता था, तो बिल्कुल ये वाली बात सही हो जाएगी। एक बार ऑप्शन देख ले, RBI क्या करता है? ये रेगुलेटर है, ठीक है, लेकिन क्या ये अपॉइंटमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है? नहीं, ये वाली बात गलत है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये क्या करता है? ये एक तरीके से फाइनल अप्रूवल देता है, जो भी BBB करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो सिलेक्शन के लिए रिकमेंडेशन करता है उसकी, और बैंक मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न्ड बैंक, तो इसके पास क्या होता है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन देखते हैं। तो पहला बोल रखा है कि जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, PNGRB इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली बॉडी है जो सेटअप करी गई थी? तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि 2006 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, और इससे पहले हम बात करें जैसे सेबी को कब सेटअप कर दिया गया था? 1992 में, जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। ऐसे ही जो TRAI है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको 1997 में सेटअप करा गया था, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड है, वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज़ टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस, तो ये वाला जनरल स्टेटमेंट है, तो एक तरीके से कंपटीशन प्रमोट करना या कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रमोट करना, या जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करना, तो ये सब इसके काम रहते हैं, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सही बात है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गोज बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाली बात भी सही है कि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है उसके पास ही अपील जाती हैं,
तो अगर PNGRB के रिगार्डिंग कोई अपील्स या डिसीजंस जो जाने होते हैं वो इस अपेलेट ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। थर्ड भी सही है। तो देखिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, जैसे ही हम पहला गलत करते हैं तो 2 और 3 वुड बी डिफॉल्ट चॉइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI इज MSP एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस, कि MSP प्लस बोनस, इसके अलावा और कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। तो ये बोल रहा है क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली होती है। तो एक बार देख लेते हैं MSP में क्या क्या होता है। तो देखिए फार्मर्स को क्या देते हैं, ये MSP प्लस बोनस देते हैं जो FCI। उसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट चार्जेज होते हैं, प्रोक्योरमेंट चार्जेज हैं, जैसे हैंडलिंग चार्ज हो गया, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज में कोई लॉसेज हैं तो वो भी इंक्लूडेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करूं तो उसमें भी जो मूवमेंट अक्रॉस स्टेट है वो इंक्लूड होती है, मूवमेंट अक्रॉस स्टेट्स, या फिर PDS के लिए डिलीवरी करना, ये सब इंक्लूड होता है। अब एक बार ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, तो ये तो एक सब कंपोनेंट है तो ये तो नहीं होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, ये भी सब कंपोनेंट है। देखो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसको भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये सही है। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड चार्जेज ऑफ द गोदान, ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है और थोड़ा सा नैरोवर है। देखो है दोनों ही मोरलेस सेम। दूसरा ये भी देखिए जो गोदान के चार्जेज हैं वो बेसिकली क्या है, बहुत सारे जो गोदान हैं वो गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सब कंपोनेंट है और कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो टर्म है वो ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, तो इसलिए C वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इट सोशल कैपिटल का क्या क्या हिस्सा होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, तो लिटरेट है बिल्कुल, लेकिन ये क्या है, सोशल कैपिटल का एक हिस्सा होगा, लेकिन क्या ये कंप्लीट है। देखो पहले हम देखते हैं सोशल कैपिटल होता क्या है। सोशल कैपिटल क्या होता है, तो सोशल कैपिटल होता है ट्रस्ट हो गया, ठीक है, कोई सोशल नेटवर्क है वो सोशल कैपिटल हो सकता है, या फिर नॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन है वो सोशल कैपिटल हो सकता है, या जो सोशल हारमोनी है ये सोशल कैपिटल हो सकता है, ठीक है। तो कैसे लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ये सोशल कैपिटल होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, तो जो एजुकेशन लेवल है ये क्या है, ये तो बेसिकली एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सोशल कैपिटल तो नहीं है। दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है स्टॉक ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये क्या है, ये तो बेसिकली फिजिकल कैपिटल है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, ये वाली चीज़ क्या है, इसको हम एक तरीके से जो डेमोग्राफिक है या फिर क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, तो ये भी नहीं होगा। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो D वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP की बात हो रही है। एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, बिल्कुल PPP की जो डेफिनेशन होती है वही होती है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अलग अलग कंट्रीज़ में हम प्राइस देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, उसके बेसिस पे PPP निकाला जाता है, जो एक्सचेंज रेट है वो निकाली जाती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। PPP के अलावा कौन सा होता है, जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो भी हो सकता है। तो जनरली जो डॉलर की रुपये की एक्सचेंज रेट होती है वो हम किस पे, नॉमिनल टर्म्स पे निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ PPP डॉलर्स इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नहीं हम क्या हैं PPP टर्म्स में तो हम 3rd लार्जेस्ट हैं, ठीक है, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। और जो नॉमिनल टर्म्स हैं उसमें हम क्या हैं, अभी हम 6th लार्जेस्ट
जो इकोनॉमी बन गए, पहले 5th लार्जेस्ट थे, वहाँ से एक्सपोर्ट डाउन होकर हम क्या 6th हो गए हैं अभी। तो ये वाली बात नॉमिनल टर्म्स के लिए सही है, तो इसमें क्या है, ओनली वन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 83 वाला, इसमें देखते हैं 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला बोल रखा है कि विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला बोल रखा है एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। क्या राइस कल्टीवेशन में एरिया हाईएस्ट है? तो बिल्कुल देखिए, जो राइस खरीफ क्रॉप है उसमें ठीक है डोमिनेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा। हम ये भी देखते हैं, जो इवन जो कल्टीवेटेड एरिया है वो भी सबसे हाईएस्ट है, और इवन इंडिया क्या होता है, राइस का एक एक्सपोर्टर कंट्री है, तो हम जो बासमती नॉन बासमती दोनों राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। क्या ये वाली बात सही है? देखो ऑयल सीड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे सोयाबीन आता है, ठीक है, ग्राउंड नट आता है, क्या ये इन सब का एरिया ज़्यादा है? तो बिल्कुल जो ऑयल सीड्स का एरिया है ना वो ज़्यादा है कंपेयर टू जवार। तो जवार क्या है, इंडिया में बेसिकली एक जो मिलेट है उसके तहत आते हैं, तो इसका एरिया धीरे धीरे मतलब जो जवार का एरिया है वो बेसिकली क्या है, ऑयल सीड के एरिया से कम है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। तो ये वाली बात सही है, कॉटन का एक मेजर खरीफ क्रॉप है, और लॉन्ग, जबकि जो शुगर है वो क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है, इसको ड्यूरेशन क्रॉप है, और इसको वाटर रिक्वायरमेंट भी क्या होती है शुगर केन की ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है ये सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड। देखिए स्टेडली डिक्रीज या कंसिस्टेंट डिक्लाइन तो नहीं देखा गया है, बेसिकली क्या है कि एरिया फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी है, प्राइस है, रेनफॉल है, उसके बेसिस पे फ्लक्चुएशन देखे गए, ठीक है, पॉलिसी रेनफॉल वगैरह के बेसिस पे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या 1 और 3, ये जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ imported by India which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 ईयर। की वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमने किससे किया? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट है ना वो इंडिया में वेजिटेबल ऑयल्स का देखा गया है। वेजिटेबल ऑयल्स में क्या क्या आता है, जैसे पाम ऑयल आ गया, सोयाबीन ऑयल आ सकता है, सनफ्लावर ऑयल आ गया, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, ऐसे ही सनफ्लावर ऑयल, तो ये सब आता है। तो ये बेसिकली हमारे जो मेजर सप्लायर्स कौन से हैं, जैसे इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन से, मलेशिया से बहुत सारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, अर्जेंटीना हो गया, यूक्रेन हो गया, तो इन सब कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखिए स्पाइसीज़ का हम क्या है, बेसिकली हम स्पाइसीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, मोस्टली एक्सपोर्टर है, इंपोर्ट हमारा बहुत कम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेश फ्रूट के हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत लार्ज वैल्यू में नहीं है, जैसे बाकी, लेकिन देखा जाए जैसे बनाना वगैरह का तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पल्सेज का भी इंडिया इंपोर्ट करता है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, तो ये भी नहीं होगा, तो डी वुड बी मोर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर्स द गवर्नमेंट एंड द RBI टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। देखिए स्टॉप द इंडियन रुपी का जो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए इंडिया क्या नहीं करेगा। एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बोल रहा था कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। इससे क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स है, वो इंडिया में आएगा, इंडिया फॉरेक्स का इन्फ्लो होगा, और हमारा जो रुपी क्या होगा वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। देखो इससे क्या होता है, बाहर की करेंसी इंडिया में आएगी क्योंकि, और इंडिया का जो रुपी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, रुपी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, तो इससे भी जो रुपी है वो क्या करेगा, एप्रिसिएट करेगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग।
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से क्या आता है इंडिया में, फॉरेन जो करेंसी है फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ता है। अगर इनके लिए हम कंडीशन को ईज करेंगे तो बिल्कुल जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया में आएगा, तो ये भी क्या करेगा, अप्रिसिएट करेगा। अब बोल रहा है लास्ट की फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो क्या करेगा, जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या होगा, रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर रुपये की सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे रुपये क्या करेगा, की सप्लाई बढ़ गई तो उसकी जो डेप्रिसिएट कर जाएगा, ठीक है। और यही ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएट को रोकने के लिए क्या नहीं करेगा भाई, डेप्रिसिएशन को बढ़ावा तो नहीं देगा ना, तो जो चौथा वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि द आरबीआई रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ठीक है, पेमेंट सिस्टम डेटा का स्टोरेज है, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, ठीक है। कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर दैट, कि ये क्या कमांड करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दे शेल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन एन सिस्टम ओनली इन इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है, जो ऑल पेमेंट सिस्टम का डेटा है वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, स्टोर ओनली इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइवेसी का इशू रहता है। एक तरीके से जो डेटा ब्रीच है उसको भी रोका जा सकता है इससे, ठीक है। तो पेमेंट्स का डेटा क्या होता है, थोड़ा पर्सनल डेटा होता है, तो इसलिए ये वाली बात सही है। दे शेल एंश्योर दैट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखो ये वाली बात गलत है कि ऐसा तो आरबीआई नहीं बोलेगा कि यार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही सारे सिस्टम ओन करें, जबकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, तो इनका तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो इनको एकदम से आरबीआई ऐसी तो कोई डायरेक्टिव्स नहीं लाएगा कि इनको बिल्कुल सीन से ही हटा दें, तो ये वाली बात गलत है। तीसरा बोल रहा है दे शेल सबमिट द कंसोलिडेट सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। क्या ऐसी कोई बात है कि जिसमें बोला गया हो कि भाई सीएजी को स्पेसिफिकली आपको रिपोर्ट सबमिट ही करनी पड़ेगी, तो नहीं स्पेसिफिकली सीएजी की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी क्या रिपोर्ट्स जनरली जो आरबीआई या फिर जो ऑडिटर्स हैं उनको सबमिट करने के बारे में डायरेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे ये बोलना कि ये सीएजी को रिपोर्ट सबमिट करने के रिगार्डिंग इसमें बोला है, तो वो गलत है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, जो ओनली 1 है वो ऑप्शन सही है। वैसे भी पता है दूसरा एक्सट्रीम ऑप्शन है, तो बी और डी तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, तो 1 ही होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मनी मल्टीप्लायर के बारे में पूछ रहे हैं। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है, देखो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ने से क्या मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, नहीं। देखो मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो प्लस जो भी लीकेजेज हो रहे हैं, जैसे लीकेजेज में क्या बोल सकते हैं, जैसे कैश होल्डिंग है तो उसकी वजह से भी मनी मल्टीप्लायर कम होगा। तो जितना ज़्यादा CRR होगा उतना ही क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। तो ये वाली बात कहना कि इंक्रीज़ करेगा कैश रिजर्व रेशियो के साथ, ये तो गलत है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा बोल रहा है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे 100 रुपये आए, 100 में से 10 रुपये रिजर्व रह गए, उसके बाद 90 रुपये मार्केट में गए, ये 90 के 90 फिर से 10% इसमें अगर रिजर्व का क्राइटेरिया था वो रह गए, 81 चले गए। तो ऐसे अगर ये मनी फ्लो करती रहेगी बार बार, तो जितनी बैंकिंग हैबिट्स होंगी उतने क्या होंगे, कैश या हम जो लीकेजेज बोल रहे हैं वो कम होंगी। तो ये वाला बात सही है कि जितना ज़्यादा बैंकिंग हैबिट में होगा उतना ही जो मनी जनरेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट वो सही है। इंक्रीज इन द SLR स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये भी वो जो हम रिजर्व की बात कर रहे हैं उसी का पार्ट होता है। जैसे यहाँ हम ये जो 10% बोल रहे हैं, तो CRR प्लस SLR जितना ज़्यादा होगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर कम होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देखिए पॉपुलेशन से तो डायरेक्टली इसका कोई लेना देना है नहीं, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ये बेसिकली जो बैंकिंग बिहेवियर है उस पर ज़्यादा
डील करते हैं। तो इसी के साथ 2019 के जो PYQs हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।